अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम ऑन है और पीटीवी स्पोर्ट्स और टैपमैट पे अब हमारा सिलसिला शुरू होगा जहां बहुत सारी बातचीत करेंगे, खासतौर पे पाकिस्तान नमीबिया के मैच की। पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया, एक शानदार बड़ी स्ट्रॉन्ग विक्ट्री जो कि शायद इंतज़ार था सारे फैंस को भी कि ऐसी विक्ट्री होनी चाहिए अगेंस्ट एसोसिएट मेंबर्स। 102 रन से पाकिस्तान ने यह मैच जीता। आज के इस मैच पे और बाकी दो गेम्स पे बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज़, सना मीर और उमर गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और एक बार फिर आप सबको रमज़ान मुबारक। आज की इस विक्ट्री का आगाज़ करते हैं मोहम्मद हफीज़ से। डिटेल्स में क्या बेहतर हो सकता था वो तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि पाकिस्तान ने एक बॉक्स टिक किया, सुपर 8 क्वालिफिकेशन। बहुत मुबारक पाकिस्तान टीम को, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल मैच इसलिए था कि आप इंडिया से एक बुरी शिकस्त के बाद जब अगला मैच खेलते हैं तो मैं आपको पहले बताया था कि मेंटली आपको ज़्यादा डेंट पड़ता है। तो आई थिंक जो आज की जो विक्ट्री है वो इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा पूरी पाकिस्तान की टीम को। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा फरहान की इनिंग्स की कि जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, जिस तरह उन्होंने वो अपनी इनिंग्स को बिल्डअप किया। पहले ही वॉज स्ट्रगलिंग, लाइक नॉट स्ट्रगलिंग बट ही वॉज नॉट टाइमिंग द बॉल वेरी वेल, ही वॉज ट्राइंग टू हिट द बॉल टू हार्ड। लेकिन जब उनको थोड़ा सा टाइम मिला, थोड़े से उनको पिच के ऊपर टाइम गुजारने का मौका मिला और फिर जो एक्सेलरेशन की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली और मेक श्योर किया कि पाकिस्तान वो सेफ़र जोन में चला जाए जहाँ पे जो टीम है दूसरी वो उसके पास ना आ सके। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 180 प्लस रन्स किए जाएँ, क्योंकि जब आप अपनी इस बॉलिंग को 180 प्लस रन देते हैं तो कोई भी अपोजिशन हो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल मैं समझता हूँ कि फरहान की एक ब्रिलियंस जो थी उसने हमें एक सेफ़र जोन दिया। और फिर ऑब्वियसली जो हमारी ये टीम है इसकी प्रैक्टिस इसी तरह की टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी हुई हुई है। तो जब हम ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ बेहतर भी लग रही होती है। तो मुझे अभी तक अगर मैं देखूँ तो इस पूरे कैंपेन के अंदर काफ़ी क्वेश्चन हैं। आई एम श्योर कि आप पहला टेक ले लें, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की टीम की क्वालिफिकेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल हैं जो मैनेजेरियल और टेक्टिकल पूछते होंगे लोग भी और हम भी पूछना चाहेंगे कि ये पूरे 3 मैचेस 4 मैचेस के अंदर जो भी प्लानिंग है वो खुल के सामने आ गई कि ये विदाउट प्लानिंग गेम है। ठीक, सबसे पहला मार्का सकलैन था, 2 पॉइंट्स वो पाकिस्तान ने हासिल किए जो कि मेन प्रायोरिटी थी और क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए। हम डिटेल में बात करेंगे क्या बेहतर हो सकता है क्या नहीं, लेकिन साहिबजादा फरहान का जो उन्होंने जिक्र किया, उनकी पोस्ट मैच में जो उनकी बातचीत हुई थी अवार्ड लेते हुए, तो 2 की फैक्टर्स बताए थे। एक वो जो उन्होंने शुरू में रियलाइज़ किया कि नहीं लग रही है हिट, तो उन्होंने साइम से कहा कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं एक आध ओवर। और एक दूसरा फेज था जब 2 विकेट्स एक साथ गिर गई तो उन्होंने शादाब से कहा कि हम आखिर तक जाएंगे और थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर बड़े शॉट्स लगाएंगे। तो पूरे 20 ओवर खेले, नॉट आउट रहे फरहान, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी नहीं आखिर तक। देखिए, अंदर जो 2 बैटर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उसने जो 2 पॉइंट बताए हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल और पावरफुल हैं कि अंदर इनकी कम्युनिकेशन क्लियर थी और वो अकॉर्डिंग टू द प्लान थी। और जब बड़ी टीमें आए उस वक्त की भी इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है बाहर शेयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम श्योर स्पोर्ट स्टाफ जो है वो उनसे पूछते होंगे कि भाई अंदर क्या बात करते हो जब आपका किसी बड़ी टीम के साथ मैच होता है। बहरहाल आज तो बहुत कन्विंसिंगली इन्होंने खेला और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी। आई थिंक वाइज थिंग ये थी कि भी जैसे हफीज़ ने मेंशन किया कि गेंद आ नहीं रहा था सही तरीके से, टाइमिंग नहीं थी, थोड़ा सा रस्टीपन नज़र आ रहा था। जब आप वक्त ले लेते हो, टाइम ले लेते हो क्रीज़ के ऊपर, तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले फ्रॉम फरहान, साहबजादा फरहान। बट आई थिंक एंड में जाके शो को थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से कर लेता तो वो भी और अच्छा हो जाता। क्योंकि इस वक्त जो है ना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी, मान्यूट चीज़ें भी जो है ना सब लोग देख रहे हैं कि भाई अगर 100 के ऊपर सिंगल लेके करना वो छक्का लग सकता था तो छक्का लगाना चाहिए था। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती हैं और आपकी इंटेंशंस को भी शो करती हैं कि भाई आप सिर्फ अपने 100 की तरफ नहीं जा रहे। 100 उसने किया है वो टीम के लिए ही किया है जी। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए किया। बट अगर वहीं पे एंड में भी जाके अगर ये इंटेंशन एंड में भी हो जाती तो वो सेल्फलेस नॉक हो जाता। तो ये है तो वैसे सेल्फलेस नॉक ही, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम साहबजादा फरहान, बस एक छोटा सा मैसेज था क्योंकि ये पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा मैसेज चला जाता है जी।
सना, ये जो इनकी इनिंग्स थी 47 बनाया पाकिस्तान ने पावर प्ले में, और कहते हैं थोड़ा सा नर्वी स्टार्ट था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि फरहान ने डोमिनेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की, ये सोच के कि नमीबिया है, एक्स्ट्रा बाउंस को भी अच्छा टैकल किया। बिल्कुल, और अपने बॉलर्स को बड़ा ज़बरदस्त चूज़ किया। जो स्पिनर थे उनके एक ओवर में 2 से 3 बाउंड्रीज इन्होंने ली, और शुरू में थोड़ा सा स्लो गए, पहले 50 काफ़ी स्लो इनके हुए, पर दूसरा 50 जो 100 का था वो 20 बॉलों में सिर्फ इन्होंने किया। हमें ये पता है कि वो हर तरफ ग्राउंड में खेल सकते हैं, उनको भी इस बात का खुद को बहुत अच्छा अंदाज़ा है, और सबसे अच्छी जो इनकी पॉजिटिव चीज़ है वो डाउन द ग्राउंड हिटिंग है। आई थिंक ये जो एक एरिया अगर किसी बैटर ने डेवलप किया तो बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बॉलिंग करानी। बहुत आला रिकॉर्ड है, साल में 500 तो 2025 से लेके अब तक 500 T20 में ये कर चुके हैं। पहले बैटर मतलब ओनली बैटर हैं, सिर्फ इसके नीचे ही बाकी दुनिया के सारे बैटर्स हैं इस वक्त। तो आई थिंक जो इनकी ओवरऑल अप्रोच नज़र आई है, जितने भी मैच पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान जीता है और बैटिंग अच्छी हुई, उसमें साहबजादा फरहान का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर थिंक टैंक को, कैप्टन को, सेलेक्टर्स को उनकी तारीफ़ करनी होगी कि एटलीस्ट एक प्लेयर हमारे ऐसे ज़रूर मिले हैं जिनको आपने राइट टाइम पर मौका दे दिया, क्योंकि इस साल बहुत परफॉर्म किया हुआ था, और एक टाइम था कि PSL में जिस वक्त इनिशियली इनका नाम पिक नहीं हुआ या फर्स्ट राउंड में पिक नहीं हुआ, उसके बाद इनको पिक किया गया, इनको ऊपर के नंबर पे ही मौका दिया गया, और वहाँ से फिर इनका एक सफ़र शुरू हुआ। तो अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि एक पाकिस्तानी सिस्टम से डोमेस्टिक का परफॉर्मर जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया उसको राइट टाइम पर मौका दे दिया गया, और खुला मौका दिया गया। ऐसा नहीं कि 1-2 मैचेस के बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो ये केस स्टडी आपके पास, जिस वक्त जैसे एक टाइम था, मुझे याद है कामरान गुलाम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत रन किए थे, पर उनको मौका T20 में या वनडे में दे दिया। मतलब जिस फॉर्मेट में प्लेयर रन करे, जिस जगह पर वो रन करे, उसी फॉर्मेट में अगर आप उसको टाइमली मौका दे दें तो वो ना सिर्फ उस प्लेयर के लिए अच्छा होता है, वो खुद भी अपने आप को बैक करता है, पर वो टीम को बहुत फ़ायदा देता है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, पॉजिटिव चीज़ हुई है पाकिस्तान टीम के अंदर, और आई होप कि इस तरह के केसेस हमें और भी नज़र आए। उमर, साहिबजादा फरहान ऑफ कोर्स सब जानते हैं यहाँ पे इस कमरे में कि KP से ताल्लुक़ है इनका, आपने शायद करीब से इनको देखा हुआ। आज पोस्ट मैच की मैंने बात की, जॉन इंटरव्यू थी, उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी प्राइड के साथ वो इस प्राइड लेते हैं कि मैंने कोई डोमेस्टिक का मैच मिस नहीं किया, मेरे 500 जो वहाँ पे हुए हैं डोमेस्टिक में, उसी कॉन्फिडेंस को मैं लेके यहाँ पे आया हूँ, और इनके साथ भी हुए हैं ऊंच नीच। न्यूजीलैंड में काफ़ी नीचे नंबर पे खेले थे, अब इनको फाइनली वो स्लॉट मिला है जहाँ पे वो लग रहे हैं कि राइटली सूटेड है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई भी मैच वो नहीं छोड़ता, वो चाहे डोमेस्टिक का हो, रीजन से खेलना हो या क्लब मैच हो या इवन डिपार्टमेंट से, हमेशा से हार्ड वर्क पे बिलीव करता है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इसको जब लास्ट टाइम जब हफीज़ डायरेक्टर था और उसको सेलेक्ट किया था, तो हफीज़ की बात भी हुई थी, मैं भी ये आपको ख़ुद भी बता सके, सेलेक्टर के साथ इनकी काफ़ी डिबेट हुई थी इसके नंबर पे, क्योंकि ये इसने परफॉर्म किया था, इसने रन्स किए थे टॉप ऑर्डर में, एज ए ओपनर इसने रन्स किए थे, लेकिन उस टाइम पे उसकी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन उसको कंपल्सरी रखना था टीम में। तो आप इन्हें कहा कि सेलेक्टर कह रहे थे कि नंबर 5 पे खिलाया, हफीज़ उसके फेवर में नहीं था कि नंबर 5 पे, क्योंकि ये प्लेयर के साथ ज़्यादती है कि आप अपने नंबर से नीचे नंबर पे उसको खिला रहे हो, और परफॉर्म भी करके आया। तो खैर एनीवे, उसके बाद इसके थोड़ी सी फ्लॉज थी। मैंने पहले भी कहा था कि इसने काफ़ी मेहनत की उस पर, स्पेशली फास्ट बॉलर पे। अर्ली ऑन बड़ा हल्का था, ये शॉर्ट बॉल पे हल्का था, उस पर उसने काम किए। और ऑब्वियसली जब आप हार्ड वर्क करते हो और जब आप अपनी गलतियों को मानते हो, आप मिरर में देखते हो, अपने आप को देखते हो, अपने आप से बात करते हो और आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये मेरी गलती है, और उस गलती को आप सीखने की कोशिश करते हो, तो आपको कामयाबी मिलती है। और वही उसकी जो हार्ड वर्क है, आज उसको पेश कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली रन्स कर रहा है, तो आई एम श्योर जब आप हार्ड वर्क करते हो तो उसका हासिल आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हार्ड वर्क डज पे ऑफ, और बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं ये डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस के साथ, और आज वो रिवॉर्ड्स रीप कर रहे हैं जो इनकी मेहनत रही है और जो इस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस मैच को लेके जो कि आगे बढ़ के सुपर 8 में जो पाकिस्तान ने जाना है, क्या और बेहतर कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला अब होगा न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से और श्रीलंका से, और ये सारे मैच पालाकेली में खेले जाएंगे जो कि कैंडी शहर में है। तो पाकिस्तान उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर सकता है? क्या वही स्पिन हैवी जाएगा? क्या वही ऑलराउंडर हैवी जाएगा? क्या पाकिस्तान एक ही पेसर के साथ जाएगा? क्या पाकिस्तान कोई चेंजेस लाएगा मिडल ऑर्डर में? बहुत सारी बातें हमने करनी है, और इसके अलावा 2 मैचेस और भी हैं, वो भी हम करेंगे। कुछ ऐसे पॉजिटिव्स हैं जो पाकिस्तान ने हासिल किए हैं फॉर श्योर इस जीत के साथ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बोलना चाहते हैं। मैंने उनको रोका हुआ है इसलिए क्योंकि एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैच।
वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है पाकिस्तान और नामीबिया के मैच की। पाकिस्तान की सुपर 8 की क्वालिफिकेशन की और अभी साहिबजादा फरहान की बैटिंग की बात हुई। ब्रेक से पहले आप कुछ बॉलिंग पे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्पिन हैवी साइड है, तो क्योंकि स्पिन हैवी गया है पाकिस्तान, तो ऑफकोर्स स्पिनर्स का बोलबाला होगा। 8 विकेट स्पिनर्स ने आज ली। अच्छी बात यह रही कि फ्रंट लाइन स्पिनर्स ने अपने ओवर्स पूरे किए, पार्ट टाइम स्पिनर ने उनका साथ दिया और फिर एक विकेट सीमर ने मिली जो कि सलमान मिर्जा की थी। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, साहिबजादा फरहान के अलावा तो शादाब के पहले बैट के साथ और उसके बाद फिर बॉलिंग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंडिया के खिलाफ उनकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, एक ही ओवर था, लेकिन कम बैक करना इंपॉर्टेंट था। यस, आप शायद कहेंगे कि नामीबिया के खिलाफ है, लेकिन कॉन्फिडेंस गेन जरूर है बिफोर सुपर 8। हम शादाब की आज पहले बैटिंग की बात करते हैं। जो रोल हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि उनकी और फरहान की जो बात हुई, किस तरह से आखिर तक जाना है, एंड देन यूजिंग द लॉन्ग हैंडल। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी कि उनको प्रमोट किया गया था और बाबर को रोका गया और फिर साथ में उस्मान खान को भी रोका गया, ऊपर भेजा गया, तो उस चीज़ को जस्टिफाई भी करना था। देखें, जो आपका जो थिंक टैंक है, हेड कोच और बैटिंग कोच, ऑब्वियसली कैप्टन, जिस तरीके से वो नंबर्स को ऊपर नीचे फ्लोट करवाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर इसको शादाब को आज ऊपर उन्होंने उस्मान से भी ऊपर अपॉर्चुनिटी दी, हालांकि उस्मान पिछले मैच में बड़ा अच्छा खेला, तो आज इस अंदाज से शादाब ने ऊपर आके उसको मौका दिया गया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की पावर हिटिंग की इसने। मैं खैर पावर हिटिंग को तो मैं इतना वो नहीं समझता, प्रॉपर हिटिंग की अगर देखा जाए। स्पिनर्स के ऊपर तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की ये नॉक करते हैं, क्योंकि ये गेंद को देखते भी अच्छा है और खड़े खड़े ही शॉट मार देते हैं। और प्लस जो बॉलिंग की इसने आज, गेंद में थोड़ा टर्न नज़र आया और अच्छी जगह से टर्न किए। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको पिच में से परचेज मिल रहा हो तो आपके लिए सिर्फ एक आसान काम है, वो ये है कि आपने अच्छे एरिया में गेंद को लैंड करते चले जाना है। और गेंद को अगर आप अच्छे एरिया में लैंड करेंगे तो उसके बाद अगर बैट्समैन थोड़ा सा चालाकी लगाते हैं तो आपने लाइन और लेंथ को थोड़ा सा चेंज करना होता है, क्योंकि देयर इज़ एनफ परचेज ऑन द पिच। तो वो पिच में बहुत अच्छा आज टर्न विदाउट गेंद टर्न हो भी रहा था। तो आई थिंक लुक, आज जो है वो कॉम्पैक्ट कंपोज लगा, कॉन्फिडेंट लगा, और आई थिंक यही कॉन्फिडेंस आगे अगर आगे लेके जाते हैं, क्योंकि हम स्पिन हैवी हमारा यूनिट है बॉलिंग का, तो आगे जाके पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है इसका। आप स्पिनर रहे हैं और कंसिस्टेंसी की बड़ी ज़रूरत होती है कि एक जगह बॉल गिरा सकें कंसिस्टेंटली। क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि शादाब की इनकंसिस्टेंसी आई है? क्या बैटिंग पे रुझान ज़्यादा चला गया है? व्हाट इज़ द रीज़न आज की जो परफॉर्मेंस है एंड देन यू लुक बैक इन द प्रीवियस गेम या उससे पहले? देखिए, पिछले 4 मैचों में मेरा ख्याल है इंडिया का एक ही ओवर था जो उसका उतना अच्छा नहीं रहा। उससे पहले जो 2 मैचेस हुए उसमें भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ऐसा नहीं है कि आउटस्टैंडिंग नहीं थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज के मैच में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक अगर 4 मैचों की सिर्फ अगर डिस्कशन की जाए तो उसमें मेरा ख्याल है एक ओवर जो था वो बहुत ही गलत था। मैं समझता हूँ कि वो टेक्टिकली रॉन्ग था। लेंथ ठीक थी, लाइन गलत थी और टेक्टिकली गलत था। अगर उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाता तो शायद जो है वो गेम में दोबारा वापस आते। और उसके बाद कैप्टन ने जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखा उनके ऊपर, क्योंकि ऑप्शंस इतनी ज़्यादा थी, उनकी बारी भी नहीं आई। तो आई थिंक इस वक्त 4 मैचों में उसका कंट्रोल इतना बुरा नहीं है, बट स्टिल रूम टू इम्प्रूव। There's always room for improvement. हफीज़ से बात करते हैं। सीनियर मेंबर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली वर्ल्ड इवेंट्स में। आज शादाब को हम सीनियर मेंबर ही मानेंगे इस 15 के स्क्वाड में, क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो शादाब की आज की ये परफॉर्मेंस, ये जिम्मेदारी देना, बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट करना एंड देन दिस बॉलिंग परफॉर्मेंस, ये रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा जो उन्होंने हैंड रेस किया आगे जाके बड़े मैचेस के लिए? देखें सिकंदर, मैंने 19 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली और मैंने इस खेल को खेल के सीखा, ना मैंने पढ़ के सीखा। उसके बाद 3 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ग्राउंड में जाके कोचिंग की है और मैंने खेल के जो मैंने सीखा हुआ उसी को मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है, अगर ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन प्लेयर था तो पहले 3 मैच कहाँ था? आज वो बाबर से ऊपर आते हैं, आज वो शादाब से ऊपर आते हैं, आज वो उस्मान खान से ऊपर आते हैं, आज वो नमाज से ऊपर आते हैं। नॉट अंडरस्टैंडेबल, मुझे नहीं समझ आई। ये कौन सी लकी कमेटी है जो निकाली जा रही है, जिसका जैसे दिल करेगा वो उसको कर दे? अगर ये इतने अच्छे प्लेयर थे तो पहले 3 मैच क्यों नहीं थे? फ़हीम अशरफ अगर नया बॉल ऑपरेट कर सकते थे तो पहले मैच में वो, पहले 3 मैचों में उन्होंने 1 ओवर भी नहीं किया। बाबर आजम को
अगर आपने चेंज किया कोई मसला नहीं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है जिसमें फ़ख्र की जगह नहीं है, इस टीम के अंदर फ़ख्र की जगह नहीं है। प्लान ए में वो नहीं थे। जब आपने पहली टीम खिलाई आईसीसी, जो सकलैन भाई ने भी बात की है कि जब कोई कोच होता है या कोई प्लानर होता है या कोई थिंक टैंक होता है, वो अपनी फर्स्ट टीम को किसी भी बड़े इवेंट में सबसे पहले खिलाता है और मेक श्योर करता है कि ये मेरी पहली टीम है। उस पहली टीम के अंदर फ़ख्र नहीं है। फिर उसके बाद चेंजेस आई, एक आध चेंज आगे पीछे किया, उसमें भी फ़ख्र नहीं है, यानी सेकंड प्लान में भी नहीं है। आज डू एंड डाई मैच था, आज भी फ़ख्र टीम में नहीं है। तो फिर वो अगर वो आपका फर्स्ट प्लान में नहीं है, सेकंड में नहीं है और आज के थर्ड प्लान में भी वो नसीब नहीं है, तो वो वहाँ पे बैठे क्यों हैं? उनको आप साथ क्यों लेके गए? क्योंकि इसके बाद तो आपको मौका नहीं मिलना। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट होगी मोहसिन नकवी साहब से एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कि पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलहदा कर दें। ये इकट्ठी नहीं चल सकती। ये जो अभी मैं देख रहा हूँ ये ठीक नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस पर मुझे तो समझ नहीं आ सकी कि बाबर को रोकना बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगा आपने किसी को भेज दिया तो नाफे कैसे 4 पे आ गया, और अगर वो इतना अच्छा था तो वो पहले क्यों नहीं खेला मैचेस। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे स्पिन का जो यूजेज है वो बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैं समझता हूँ कि जो उस्मान है वो थोड़ा जल्दी बॉलिंग कर सकते हैं, उस्मान तारिक, लेकिन ये शायद वो लिखी पड़ी कोचिंग है जो मैंने तो ना सीखी ना मुझे करनी आती है। तो जो कर रहे हैं वही इसके जवाब हैं। उस्मान तारिक का आपने जिक्र किया है। उस्मान तारिक ने आज अपने 3.3 ओवर्स में 4 विकेट्स हासिल किए, एब्सोल्युटली अनप्लेबल दिखे हैं। ऑफकोर्स अपोजिशन भी, उनकी बैटिंग भी थोड़ी वीक थी, लेकिन उनका रोल वही आ रहा है आखिर में। उनको शुरू में अभी भी नहीं दे रहे हैं, उसी रोल पे चल रहा है पाकिस्तान। आगे जाके सुपर 8 में कितना करामत होगा ये पता नहीं, लेकिन आज ही लुक्ड कम्प्लीटली अनप्लेबल। देखिए उनको सॉरी जी इनको ये बहुत फ़ायदा है कि क्योंकि ये इतना बड़ा पॉज लेते हैं, ये बैटर की ट्रिगर मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। अगर वो ऑफ स्टंप पे आ रहा है वो मज़ीद उनको ऑफ स्टंप पे ले जाएंगे अगर वो लेग साइड पे बॉल ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो इनकी वेरिएशन है, अगर नज़र आ रहा है कि वो लेग साइड पे लेके जा रहे हैं तो वो उस हिसाब से उनको बॉलिंग कराएंगे। जो ऑफ साइड पे कवर खेलने जा रहा है उसको ये गूगली और जो अंदर आता है इनका बॉल, तो आपको एक्चुअली लगता है कि लोड अप पोजीशन में अपनी ग्रिप चेंज कर लेते होंगे? इनकी ग्रिप ऐसी है जिसमें ये वेरिएशन को चेंज कर, 2-3 चीज़ें ने कि ग्रिप के साथ अटैच्ड हैं। जैसे सकलैन भाई के लिए दूसरा करना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि इनकी जो ऑफ ब्रेक की ग्रिप थी उसके साथ ही में एक फिंगर के यूज से ये बॉल को डिफरेंट ये डिसीजन उस पॉज में ले रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल स्किल है। मैंने आज से पहले मैंने सैयद अजमल को देखा हुआ है अपने कैरियर में, मुरली को मैं उसके खिलाफ खेला हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी महारत के साथ 2-3 बॉल कर देना, 2-3 डिफरेंट बॉल कर देना मैंने पहली मरतबा देखा। ठीक, आप कंटिन्यू करें। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इनकी कि ना सिर्फ इनका बेस बड़ा स्टेबल है, इनके हाथ में कंट्रोल बहुत अच्छा है और इनको क्रिकेट की समझ बहुत है। क्योंकि ये 3 चीज़ें एज ए बॉलर, जैसे पहले भी सकलैन भाई ने बात की, आप ओवर द ईयर्स सीखते हो। जैसे आप बैटिंग में अपनी इनिंग्स बनाना सीखते हो, इसी तरह आप अपना ओवर बनाना सीखते हो। आप प्लेयर को जो है बैटर को आप सेटअप करना सीखते हो कि अगर मैंने इसको 3 डॉट किए हैं, अब ये इसकी रिलीज शॉट लेग साइड पे, तो मैंने इसको ऑफ साइड पे ज़्यादा बॉल, ये एक समझ होती है। तो वो पहले से एक मैच्योर क्रिकेटर के तौर पर नज़र आए हैं और उसके साथ ना सिर्फ ये बैटर को रीड कर सकते हैं, इनके हाथ में कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है। तो आई थिंक ये फैक्टर्स जो होते हैं, ये एक प्योर जो पक्का बॉलर है वो उसकी निशानी है और इसलिए ये इतने आराम से डेथ में बॉलिंग कर सक रहे हैं एज ए स्पिनर। ये बहुत बड़ी बात है एज ए स्पिनर, और ख़ास तौर पे जब ऑन द ट्रॉट आप बॉल करते हो। मुझे ये लगता है कि बेहतरीन T20 में तो ये होता है कि आप 2 ओवर के बाद बीच में एक ब्रेक ले लें या 1 ओवर के बाद ले लें, ताकि सेम बैटर्स आपको दोबारा ना खेलें, उनको एरिया चेंज करना पड़े। पर अगर कोई बॉलर 4 के 4 ओवर डेथ में कर सकता है और मार नहीं खाता, जो इंडिया के मैच में इन्होंने करके दिखाया, तो इसका मतलब है कि स्किल लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आई थिंक जितनी तारीफ की और मेंटली कितना स्ट्रांग होगा कि मुश्किल कंडीशन में अपना हाथ खड़ा करता है। और कहीं पे भी मुझे नहीं लगा, जैसे सकलैन भाई बात करते हैं कि इसका सैंपल साइज कितना है, तो वो श्योरली अभी तक तो लीग क्रिकेट में खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना एटीट्यूड, आई लाइक द एटीट्यूड, बिकॉज मेरे लिए एटीट्यूड का बेहतर होना सबसे पहली प्रायोरिटी है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कैरेक्टर्स को देखने का मज़ा आता है कि यार एक बंदा मुश्किल हालात में अपना हाथ खड़ा करके और परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। वो अभी तक उसके मैंने चेहरे के ऊपर कोई घबराहट नहीं देखी। और उनकी बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल जो उनका एक लुक है, वो लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं साउथिंग को, और प्रीवियसली भी लीग्स में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल नज़र आ रहा है। और जैसे सना ने कहा, बड़ी टीम के अगेंस्ट भी उन्होंने वही किया जो आज एक एसोसिएट नेशन की किया। नसीम शाह ऐसे बाउंस और कैरी पे
मैग्नेट की तरह आके चिपक नहीं रहे 11 में, कोई वजह है? क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन मैनेजमेंट ने चूज़ किया है लेस एक्सपीरियंस बॉलर। सलमान, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की आज, इसमें कोई दो राय नहीं, बट नसीम कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे। देखिए नसीम पे आने से पहले मैं थोड़ी सी एक आध चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह हफीज़ ने कहा कि वो बैटिंग आर्डर पे नाफिक की कि हमें समझ नहीं आ रही कि उस्मान से भी ऊपर आ रहा है, बाबर से भी ऊपर आ रहा है। आई थिंक इसमें एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि आप वर्ल्ड कप से पहले आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, आप तैयार नहीं थे। अब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप ट्राई आउट कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए और परफॉर्म करे। आई थिंक सबसे पहले तो आप पहले से तैयार नहीं थे। अभी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप कॉम्बिनेशन ढूंढने की अभी कोशिश करो। रादर देन आपको पहले से कॉम्बिनेशन का पता था कि यार ये हमारा कॉम्बिनेशन है, नंबर 4 पे ये, 5 पे ये। हाँ, आप सिचुएशन के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकते हो। जिस तरह आज शादाब को ऊपर भेज दिया, ठीक है, वहाँ पे उसका बनता था कि उसकी थोड़ी सी है और जाती है उसकी हेड लग जाती है, और उसने आज कर भी दिया 22 बॉलों पे 36। ये तो समझ आती है, लेकिन पहले से प्रिपेयर नहीं थे। नसीम शाह पे आई थिंक मेरे ख़्याल से जो मैनेजमेंट है और जो कैप्टन है उसकी किसी भी पेसर पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस होता तो वो 90 नंबर तक आपकी बैटिंग ऑर्डर को लंबा ना कर देता। वहाँ पे आई स्टिल बिलीव कि आप 2 जनरल पेसर के साथ जा सकते हो, चाहे वो जो भी हो। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि मैनेजमेंट की जो कॉन्फिडेंस है वो पेसर पे है। वो जस्ट इसको खिला रहे जस्ट बिकॉज ऑफ के आज जो सलमान मिर्ज़ा को भी खिलाया वो परफॉर्म कर रहा है। लास्ट मैच में भी उसके साथ ज़्यादा की जो उसको नहीं खिलाया। एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, आपका एक ही बॉलर है, नया बॉल भी ऑपरेट करता है, पुराने बॉल के साथ भी अच्छा कर रहा है। तो मैं तो पहले दिन से नसीम शाह के फेवर में था, क्योंकि वो उसके स्किलफुल बॉलर है, वो आपका नया बॉल भी करता है, डिसेंट पेस के साथ कर रहा है। अभी जो मौजूदा लॉट है उसमें सबसे अच्छा डिसेंट पेस के साथ वही कर रहा है। कंडीशंस भी शायद सूट करती है। अब आई डोंट नो कि क्यों नहीं खिला रहे, मैनेजमेंट की कॉन्फिडेंस नहीं है, या वहाँ पे हो सकता है उसके नेट में बॉलिंग कोच या जो कोच है उसको देख रहे हो, उनको मजा ना आ रहा, मे बी ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि आप 2 जेन्युइन पेसर के साथ नंबर 9 तक बैटिंग लेके जाना ये नहीं बनता। और जो खुशाइंद बात है कि स्पिनर हमारे आउट कर रहे हैं, आज के मैच में भी 8 आउट किए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आज मेरे ख्याल से हमने फिर मिस किया थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह हफीज़ ने भी बात की है कि हमने अभी तक उस्मान तारिक को ऊपर बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। 10 ओवर से पहले आज भी 12वें ओवर में लेके आए। जब आपका अच्छा स्कोर लगा हुआ है, आपको पता भी है 200 बोर्ड है, तो वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर ले। लाजमी नहीं है कि आप उसको पावर प्ले में लिया है। सुपर 8 में जाने से पहले खुदा ना खास्ता अगर आपके बॉलर्स को वहाँ पे रन होते हैं, तो एटलीस्ट आपने एक बॉलर को मौका दिया कि वो पावर प्ले में किस तरह बॉल करता है। तो आई थिंक ये एक मिसिंग पार्ट था आज। आपने दो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए थे जी, 2 वर्ड्स यूज़ किए थे। एक आपने बोला कि शायद प्रिपरेशन नज़र नहीं आ रही अगर आप बैटिंग की बात करें, और दूसरा एक्सपेरिमेंट। आई थिंक एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही है कि अभी ये हो रहा है तो इसको भेज दो, वो हो रहा है तो उसको भेज दो। इट्स अ वेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइप ऑफ रिएक्टिव, नॉट प्रोएक्टिव। आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले? हाँ, मैं ये कह रहा था कि उस्मान तारिक की यूटिलाइजेशन जो है, आई थिंक इनको थोड़ा सा माइंड को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे इंडिया के साथ मैच था, वहाँ पे अगर आपको मोमेंटम मिला है या कहीं से आपने प्रेशर क्रिएट किया है, तो इसको एक ओवर दे के हैवी प्रेशर का एक पंच मार सकते हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर कर सकते हैं ताकि दूसरे बॉलरों को और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आई थिंक रादर देन 4 इकट्ठे एंड में लेके जाना, जब तक गेम जो है ना या मोमेंटम आपके हाथ में ना हो और फिर आप एंड में जाके पकड़ने की कोशिश करें, तो आई थिंक इसके ओवर्स को स्प्लिट किए जा सकते हैं। प्रॉब्ली जैसे ही ख़त्म होता है पावर प्ले, उसमें से आप एक फिर मोमेंटम गेन करने के लिए इसको आप आउट करने, विकेट टेकिंग और मोमेंटम गेन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ओवर दे दिया, फिर 1 ओवर दे दिया और 2 एंड में लेके चले गए, ऐसे कर सकते हैं। और जो गुल कह रहा है कि 2 फास्ट बॉलर का होना लाजमी है, वो इसलिए लाजमी है कि अगर टर्निंग ट्रैक है, वहाँ पे अगर फास्ट बॉलर अच्छी जगह पे गेंद को हिट कर रहा है और स्लो वन कर रहा है, बैक ऑफ द हैंड कर रहा है, वहाँ पे वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है स्पिनर से, और वहाँ पे वो ज़्यादा लिथल हो जाएगा, उसको हिट मारना भी मुश्किल है और वो आउट भी करके दे सकते हैं। तो आपके 2 जेन्युइन बॉलर का होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये मिसिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तीसरी बात ये है जो हफीज़ ने बात कही कि भाई आप फ़ख्र की कहाँ जगह है, क्या वो प्लान ए प्लान बी में भी नहीं था, अब प्लान सी में भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आई थिंक देखें, जब आप किसी मेगा इवेंट में जाते हैं ना, तो मैं एज ए हेड कोच मेरी ये सोच होती थी कि मैं सारा जो
मेगा इवेंट है, मैं अपने बड़े जो खिलाड़ी हैं जो बड़े अरसे से खेल रहे हैं, मैं सारा उनको दूंगा, बीच में दूसरों को फिट इन करूंगा और सारी जिम्मेदारी इनको दूंगा कि ये सब मिलके ऑपरेट करें। 3 या 4 बैटिंग के बड़े प्लेयर, बड़े नाम वाले, और 3 बॉलर बड़े नाम वाले इधर, और इनको मैं कहूँगा तुम लोगों की जिम्मेदारी उन सबको साथ के लेके चलो, एंड दैट्स इट। और मैंने 11 अपने फिक्स कर लेने हैं, ठीक है। बाकी किसी नए को मैं इंजेक्ट नहीं करने वाला अननेसेसरली। जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए फिर आप जाके मूव ऑन करना है तो तब मूव ऑन किया जाए, और एक्सपेरिमेंट करना है तो तब एक्सपेरिमेंट किया जाए, वर्ल्ड कप के दौरान नहीं करना चाहिए। आपने कहा अपने की प्लेयर्स को, की मेंबर्स को मैं पहले चांस दूंगा, और उसमें बाबर उनके तवील 100 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उनकी बैटिंग ही नहीं आई, और आज किसी और वजह से उनकी बैटिंग नहीं आई। काफ़ी टाइम से हफीज़ कह रहे हैं कि 4 नंबर पर उनकी जगह नहीं बनती, आज 10 ओवर गुजरे तो उनकी 11 में भी जगह नहीं बन रही थी। बात करेंगे इस पे, विल कम बैक एंड कीप वॉचिंग गेम ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप। एक नज़र डाल लेते हैं, अब सुपर 8 फाइनल हो चुका है। ये ग्रुप 1 है, इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, और फिर ग्रुप 2 है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रमदासा में खेलेगा, इंग्लैंड और श्रीलंका से पाकिस्तान पालाकेली में खेलेगा। ईच टीम प्लेज द अदर टीम वंस इन इट्स ओन ग्रुप, और टॉप 2 टीम्स जो हैं ईच ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए, यानी 4 टीमें 8 में से आगे जाएंगी। अच्छा, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, 2 एस्पेक्ट से जो बात करना चाहता है, एक तो बाबर का रोल नंबर 4 पे या 11 में, और दूसरा पाकिस्तान ने जो 2 तब्दीलियां की थी आज के मैच के लिए, उससे सना से बात करेंगे और उमर से भी करेंगे। पहले हफीज़ से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से ख़त्म हुआ था। आप काफ़ी अरसे से बोल रहे हैं कि बाबर की 4 पे जगह नहीं बनती, या तो ओपन कराएं या 3 पे खिलाएं। आज रमीज राजा को कमेंट्री में कई बार मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर साइम का नहीं चल रहा है फॉर्म तो आप बाबर को ओपन कराते हैं और साइम को 4 पे ले आए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप साइम को नहीं रखना चाहते तो फिर फ़खर की जगह बन जाती है, आप उसको लेके आ जाएं। बट अगर 10 ओवर के बाद आपके लिए बाबर यूजलेस हो गया है तो फिर आप वो जगह भी ज़ाया कर रहे हैं, और आप ऑलरेडी 9 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं, सो देन यू हैव टू चूज़ वन साइड। तो बाबर के लिए आई डोंट नो अपने कॉन्फिडेंस के लिए कितना होगा, लेकिन ओवरऑल टीम के लिए क्या ये ऑप्शन अच्छा है कि बाबर को आप ले आए? अगर आपने साइम को खिलानी है, स्वैप कर दे जगह उनकी नंबर्स। देखिए, अभी तक बहुत से चीज़ों के चेंजेस होते हमें देखी, लेकिन काफ़ी अरसे से ओपनर फेल भी हो रहे हैं तो उनको नहीं बदला गया। इन अ वे इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं किसी प्लेयर को, लेकिन साइम की मुसलसल जो फेलियर है, मुसलसल उनके बड़े टूर्नामेंट्स ACC और ICC की हमने स्टैट्स बात की थी, सुबह के 13 और आज का मिला के 14 मैच है, 9 की एवरेज है उनकी, टोटल 120 रन नहीं है। तो ऐसी जगह के ऊपर बाबर पाकिस्तान के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हमने वाकई बाबर का बेस्ट इस्तेमाल करना है तो या तो उसको 3 पे खिलाया जाए, जो मुझे लगता है सलमान आगा अगर 4 पे आ जाएँ तो ये चीज़ें बड़ी हद तक सॉर्टेड होंगी, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन में बाबर की नंबर 4 की जो टेक्निक या टैक्टिक्स हैं वो अभी सॉर्टेड नहीं नज़र आ रहे। सलमान खेल सकते हैं क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये फैसला वो नहीं ले रहे और इसके ऊपर वो उन्होंने बिल्कुल एक डॉट लगा दिया है कि जिससे आगे हमने सोचना ही नहीं है अपनी प्लानिंग में कि सलमान 3 पे आ जाए और बाबर 3 पे, सॉरी वो 4 पे आ जाए, जो बाबर है वो 3 पे आ जाए। अगर ये नहीं सोचा जा रहा तो ये सोच ले कि साइम मुसलसल जो फेल हो रहा है या बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस उससे नहीं हो रही, उसको अगर उसकी बॉलिंग की वजह से खिलाना है तो मैं समझता हूँ कि उसको ना खिलाया जाए। फ़खर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आप उसको खिलाएं, क्योंकि अगर फ़खर आपके साथ अगर वो ओपन कर लेता है और बाबर 3 पे आ जाता है, 4 पे जो है सलमान आगा आता है, तो ये भी एक बेहतरीन टीम होगी कि आप पहले 4 बंदे सॉर्टेड भेज रहे हैं और इम्पैक्टफुल जोन के भेज रहे हैं, क्योंकि बाबर का इम्पैक्ट 3 पे आ सकता है, 4 पे नहीं आएगा। आई एम डेड श्योर कि वो 10 ओवर के बाद जब भी उसकी बारी आएगी वो उसका कसूर नहीं है, उसकी गेम सॉर्टेड नहीं है, तो उसका जो बेस्ट यूज़ है वो 3 पे हो जाए, फ़खर ओपनर आ जाए। अगर साइम इसी फॉर्म में लगा हुआ है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर रमीज राजा या और आपके पास बॉलिंग ऑप्शन फिर भी मौजूद हैं, हाँ। आपको कोई ऐसा मसला नहीं, आपको साइम अयूब के या ओपनर के रन्स चाहिए, उसके 2 ओवर नहीं चाहिए हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं रमीज राजा ने की, आई थिंक वो उनको ओपनर भेजना बाबर को शायद हो जाए, लेकिन साइम को शायद ड्रॉप करना नामुमकिन हो, बिकॉज ऑलराउंडर की जो बटालियन है वो उसमें उनका हिस्सा बनता है। आप वो माइंड सेट है ना, आपके पास पहले 3। अब वही एक रीज़न मैं आप पे आता हूँ कि सना से मैं करूँगा जो आपने कुछ दिन पहले बात की थी कि अगर तब्दीली लानी है तो शाहीन को आप रेस्ट करा दें, और अबरार को भी। आसान है अबरार को बिठाना शायद इसलिए क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर सकते, अगर वो भी ऑलराउंडर होते तो शायद फिर बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन क्या ये सही है कि वर्ल्ड नंबर 2 ICC रैंकिंग का बॉलर स्पेशल स्पिनर आपने ड्रॉप कर दिया उन कंडीशन में जो आप स्पिन हैवी जा रहे हैं,
just to save all-rounders and bat to number 9? आई थिंक जो ये फैसला था इसमें मैं इसलिए कि समझती हूँ कि बहुत कोई अजीब फैसला नहीं है कि अबरार को कॉन्फिडेंस आपने दिया हुआ। उस्मान ने भी मैचेस कम खेले, अबरार को ड्रॉप नहीं हुआ और अबरार रेस्ट किया इस मैच में, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है। But जहाँ तक ऑलराउंडर्स की बात है ना, देखिए नवाज और शादाब, इन दोनों, नवाज का फिर भी कॉन्फिडेंस बेहतर है, शादाब का कॉन्फिडेंस बॉलिंग में अभी उतना ज़बरदस्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में उन्होंने 3 आउट किए, बाकी उनकी बॉलिंग अभी ठीक है। मेरे नज़दीक आपको एक फ़ैसला जो ये करना है ना, 9 बैटर्स की कोई तुक समझ नहीं आती। आपके पास टोटल बॉल 120 ही हैं, 120 में आप अच्छी जब बारी करेंगे तो मैक्सिमम आपके 6 बैटर्स यूज़ हो जाएंगे। आज कितने यूज़ हुए? आप 3 डाउन सिर्फ गए, 7 बैटर्स आपके डगआउट में थे। जब आप बहुत बुरी बैटिंग करेंगे तो 9 भी आपके काम नहीं आएंगे, तो इसको आपको 8 पे लेके जाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन एटलीस्ट मुझे पर्सनली समझ नहीं आता। इसका एक ऑलराउंडर आपका यहाँ से ड्रॉप होता है, उसके साथ आप एक जो है वो अपना बॉलर ऐड करते हैं, फास्ट बॉलर ऐड करते हैं, जिसको भी ऐड करते हैं। जो इनकी टीम की ओवरऑल समझ आ रही है वो यही आ रही है कि ये एक ही सीमर से, एटलीस्ट कोलंबो में रहते हुए ये एक ही सीमर से जा रहे हैं, ये दूसरा सीमर इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो बात इनकी मुझे समझ आ रही है। बाकी अबरार की जगह 11 में बनती है, अबरार को किसी तौर पे भी आप 11 से नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल से आज के मैच को यूज़ किया गया अपने बॉलर्स को थोड़ा सा मौका देने के लिए। जो साइम वाली बात है, आई थिंक मेरे नज़दीक मैंने सबसे पहले एक चीज़ आके की थी, मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। ऑब्वियसली आज से 15 साल पहले की बात है। लेकिन सॉरी आपने जो अबरार को रेस्ट कराने की बात की थी, जो पिछले दिन बात की थी, उसके बदले में आपने नाफे को लाने को नहीं कहा था। मैं क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, आप बैटर एक ऐड नहीं कर सकते, उसकी जगह आप सीमर ऐड करते, नसीम शाह को ऐड करते, ताकि आपको पाला केले की थोड़ी सी तैयारी की भी पता चलता है। क्योंकि पाला केले में हो सकता है आपको 2 सीमर लेके जाने पड़े। फहीम का वो वाला पेस और बाउंस नहीं है जो आप उस तरह से यूज करेंगे। उमर, आप बॉलिंग कोच हैं, आपने शाम को सुबह बात की थी कि स्पेशलिस्ट की जरूरत है किसी भी फॉर्मेट में, स्पेशली T20 में। आप आउटराइट ऑलराउंडर नहीं कर सकते। अबरार को रेस्ट कराना आपकी नज़र में सही था, और क्यों एक और स्पेशलिस्ट ज़रूरी है? आप हमेशा मुस्तकिल कह रहे हैं कि आपको 9 बैट्समैन नहीं चाहिए, सभी कह रहे हैं आपको 9 बैटर नहीं चाहिए, वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 9 तक बैटिंग चाहिए तो इसका मतलब टॉप 5 में कुछ गड़बड़ है। देखिए, अगेन आज आपके पास एक मौका था कि एक ऑलराउंडर को आप खिलाते, स्पेशली स्पिनर्स में से। लेकिन अगर आप उन दोनों की परफॉर्मेंसेस देखें तो वो आपके लिए बॉल अच्छा कर रहे हैं दोनों का। मैं आज जो जिस तरह शादाब ने बॉलिंग किए, 4 ओवर में 19 रन दे के 3 आउट किए, नवाज भी अच्छा कर रहे हैं। कल तक ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि आप अबरार को खिला के शादाब को रेस्ट करा सकते हैं, लेकिन आज वो आपके लिए उसको जो शफलिंग भी की आपने फ्लेक्सिबल किया, बैटिंग में भी उसने आपके लिए रन्स किए, बॉलिंग भी आज अच्छा किया है, उसका कॉन्फिडेंस भी आई एम श्योर के वापस आया होगा। तो फिर ऑन द अदर साइड आप कह सकते कि अच्छा उसको रेस्ट करा दिया। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा कि आप 2 पेसर के साथ जाते हैं, स्पिनर आपके पास बहुत है, बेतहाश है। आपके एक स्पेशलिस्ट अगर बॉलर बिठा रहे हैं, कम से कम उसकी जगह तो स्पेशलिस्ट बॉलर खिला दें। Exactly आप अबरार को खिला रहे हैं, नहीं उसकी जगह पेसर खिला दें, जगह स्पेशलिस्ट बॉलर तो लेके आओ। मैं इनसे पूछता हूँ, आप हेड कोच रह चुके हैं, नाफे एज एन इंडिविजुअल हम अटैक नहीं कर रहे, बट स्पेशलिस्ट बैटर की बात हो रही, क्या एक और बैटर की जरूरत थी? आप ये बताएं, जैसे लव फॉर ऑलराउंडर्स, नंबर 9 तक बैटिंग होना जरूरी है इस फॉर्मेट में, आप इसके फैन हैं या आप भी कहेंगे कि भाई आप खुद एक स्पेशलिस्ट बॉलर हैं कि भाई ज़रूरत है, जब अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं हमारे मुताबिक, इतने सारे स्पिनर हैं, तो फिर स्पेशलिस्ट के साथ क्यों ना जाएं? देखिए, मैं तो हमेशा से इस चीज़ पे मेरा बिलीफ भी है, प्योर बॉलर प्योर बैट्समैन, बीच में एक ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, नहीं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और स्पिनिंग ऑलराउंडर। या गॉट इट। लेकिन मेन रोल उसका वही, उसमें बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग यानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बाकी पूरे बॉलर पूरे बैट्समैन। ठीक, आपने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए। अगर इस तरह से हैं तो चीज़ें सारी आसान हो जाएंगी, और अगर आप इस तरह से नहीं देखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आप बहुत ही आपको कैलकुलेटिव देखना पड़ेगा। फिर आपको एक ज़ेन बनाना पड़ेगा पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर, वही वाला कि भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेज एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज किसी को भी होगा, जैसे 7 राइट हैंडर आ गए तो नवाज आ गया, ऑफ स्पिनर गेंद नहीं कर रहा, अगर लेफ्ट हैंडर आ गया तो ऑफ स्पिनर आ गया, कुछ इस तरह करके। और पिच अगर ऐसी मिल गई जहाँ पे थोड़ा सा कैरी है, बाउंस है, अ बिट ऑफ टिंज ऑफ ग्रास है, तो जनाब आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को साथ में लेके आ जाओ।
तो फिर चीज़ें समझ में आती हैं। इट्स बिल्कुल सिंपल, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बहुत सारी बात हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि साइम के जो स्टैट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आज के मैच में इनको इसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था। रेस्ट दे के इसके साथ बैठ के बात करते हैं कि तुम बाहर से देखो ज़रा एक मैच को, और बैठ के बाहर से मैच को देखो, और हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, यू नो, हैव अ लिटिल ब्रीदर। और यहाँ पे अगर ओपन के एतबार से बाबर आ जाता है, साहबजादा फरहान के साथ आ जाता आज, ठीक, और सलमान आगा जो है ये अगर वन डाउन पे है तो फ़खर किसी तरीके से चौथे पे आता। मैं नीचे और नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, और हम लोग पैनल पे बैठे हमारी बातें नहीं हो पा रही है ना। तो ये मैं 4 को अगर इनको एक फार्मूला देता है कि ये 4 आपके पास है, फ़खर को लेके आओ किसी तरीके से। देखें, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में आपको चाहिए था हैवी स्ट्राइक रेट वाला, जो पिछला मैच हुआ आप जनाब फ़खर को लेके पहले बाहर बिठाया हुआ था, और उस मैच में उसने करके दिया। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमेशा फ़खर परफॉर्मेंस देता है, और आपका एक मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इनके साथ, और साइकोलॉजिकल बहुत हैवी है फ़खर उनके ऊपर, तो आज का मैच उसको नहीं मिला। हमने जिक्र भी किया था इस मैच अब आगे जाके देखते हैं कि आगे जाके ये क्या चीज़ें करती हैं, बट मेरा बिलीफ है प्योर बॉलर, प्योर बैट्समैन, एक ऑल राउंड। मैं यहीं पे इनकी बात को सिर्फ, वैसे तो मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एज ए पैट्रियट, मैं एक आइडियल टीम जो मुझे पसंद है मैं वो शेयर करता हूँ, और आई एम श्योर कि उसको अगर फैन सुनेंगे तो उनको भी शायद ये पसंद आए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की साइम बैटिंग कर रहा है, हमें वो एज ए ओपनर नहीं चाहिए। फ़खर जिन्होंने बात की उसको कंसिडर करते हुए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है और वो डरते हैं इसकी बैटिंग से। मैं चाहूँगा कि फरहान के साथ जो ओपन है वो करे फ़खर फरहान के साथ, 3 पे खेले, आइडियली मेरी सोच है बाबर, 4 पे खेले सलमान आगा, क्योंकि 4 जो पहले 4 है ना, ये पूरी T20 की जान होती है। किसी भी बैटिंग के अगर पहले 4 ये वाले होंगे तो किसी भी दुनिया के बॉलिंग अटैक से पूछ ले, वो ज़रूर डरेंगे। ये 4 मुझे ज़्यादा इंपैक्टफुल नज़र आते हैं। 5 पे उस्मान या नाफे, लकी कमेटी जहाँ मर्जी निकाल ले, जो निकले वो आप उसको खिला दें। 5 के ऊपर आपके पास शादाब, 6 के ऊपर शादाब, नवाज, फ़हीम, जिसको मर्जी खिलाएं, और जो 8 है वो फ़हीम है, 9 के ऊपर नसीम है, 10 के ऊपर सलमान है, और 11 के ऊपर उस्मान तारिक है। इसमें आपके पास प्रॉपर 6 बॉलर हैं जो आपके 20 ओवर करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ गई तो सलमान आगा भी आपके पास है, और आपकी बैटिंग 8वें नंबर पे। तो आपकी जो पूरी साइड बनती है उसमें आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं, और आपकी एक कंप्लीट बैटिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं, और कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही है। तो अगर ये 11 खेले तो मेरे लिए, और उनको ये रोल दिए जाएँ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस सुपर 8 में ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगे। आप अबरार को बिठाएंगे अभी इस टीम में अबरार कीजिएगा नहीं, क्योंकि उस्मान तारिक खेल रहा है। ठीक है, हमारा जो पहला मैच है सुपर 8 का वो पालाकेली में प्रेमदासा में खेला जाएगा। और आपने थोड़ी देर पहले बात की थी उमर के, और बल्कि आपने भी सक्लेम की थी बात कि भाई जो एक बॉलर जिसके पास एक्सपीरियंस हो, सीमर जो डिफरेंट चेंजअप्स भी करा सकता हो, स्लोअर वन भी करा सकता हो, और नसीम के पास ये सारी वेपन्स हैं, और बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। हमने देखा था कि वहाँ पे छक्के लगाना इतना आसान नहीं है। 84 मीटर्स आपको मिड विकेट की बाउंड्री मिलती है, वो करामत साबित हो सकते हैं। सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ चेंजअप्स दैट ही हैज़, इन टर्म्स ऑफ द बाउंड्री साइज। तो आई गेस वो अपना स्ट्रॉन्ग केस लेके आ सकते हैं। अब वो तो खैर मैनेजमेंट पे है कि उनको खिलाएंगे कि नहीं। बट आपका जो, मैं आपसे पूरे 11 नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके जो 4-5 बॉलर होंगे वो क्या हो सकते हैं सुपर 8 के लिए? प्रेमदासा को लेकर। प्रेमदासा मैं उसके साथ जाऊंगा अगर मेरी टीम हो, और न्यूजीलैंड है नसीम शाह और सलमान मिर्ज़ा पेसर हो गए, उस्मान तारिक, ठीक, नवाज, इन शादाब। ओके, आपके भी उसमें नहीं है? फ़हीम नहीं, वही फ़हीम को आप नहीं खिला, और ना ही अबरार है। अबरार है। तो आपने कहा उस्मान तारिक, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, और आपके शादाब, और आपने कहा नवाज, उसमें अबरार कहीं भी नहीं है। अबरार अच्छा, वो उसमें आप ये देखें ना कि आप बैठे टीम में आप इस पे और थोड़ा नजरसानी कर लें। नहीं, नजरसानी वो थोड़ा सा आपने ऊपर से बैट्समैन को गिनना ना कि बैट्समैन कितने आगे इसमें। देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह हाफिज़ ने कहा कि साइम की एज बैटर परफॉर्मेंस हमें चाहिए, वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा। फ़खर
साहिबजादा फरहान, बाबर, सलमान, उस्मान खान, उस्मान, 5 हो गए ना, 6 शदाब, 7 आपका नवाज, नंबर 8 आपका हो गया है अबरार, 9 हो गए नसीम, 10 हो गए सलमान, 11 उस्मान था। मेरे सही इंटरेस्ट बताया। आपके बॉलर्स में था। नहीं, उसमें मुझे सिर्फ आपकी टीम मेरी एक ही है, सिर्फ मैं फ़हीम को इसलिए खिलाऊंगा कि नंबर 8 पे उसकी बैटिंग काम आ जाएगी और वो 2 से 3 ओवर का बॉलर भी है, तो मैं इसलिए फ़हीम की तरफ जाना चाहता हूँ। ठीक है, ब्रेक लेंगे। बाकी टीम सेम। ब्रेक के बाद ये दस में आप उसी के सना से देखिए, 11 क्या है या 11 नहीं, आप अपने नहीं हाफिज bowlers अभी बता दें। अभी जो ना यहाँ पे हमारी जो ना लेग कमेटी चले कंपल्सरी नहीं है ये। मेरा अब जवाब जो है ना वो ये है कि अब इन्हीं को खिलाने दें जिन्होंने टीम बनाई है, क्योंकि जो चेंजेस होनी चाहिए थी ना वो इंडिया एक्चुअल में मैं कह रही हूँ जिन्होंने टीम बना रहे हैं ना अब उनको करने दें जो उन्होंने करना है, बिकॉज एक्चुअल टीम जो सकलैन भाई ने बात की, फ़खर जमान को एटलीस्ट आज का मैच खेलना चाहिए था। मेरे नज़दीक अगर आपको इस नसीम शाह को खिलाना था तो इंडिया के मैच से पहले खिलाना था। अब नॉकआउट मैचेस हैं, अब आप खिलाएं जो जिनको आपने कॉन्फिडेंस दिया, अब आप उन्हीं को खिलाएं, बिकॉज अब आके आप नसीम को या फ़खर को आखिरी टाइम डालेंगे, बेचारों से एक आध मैच में नहीं होगा, फिर आप पीछे पड़ जाएंगे कि जी हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस भी दोगा ना। नहीं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस तब होता है सिकंदर, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस तब होता है जब आपने पूरा साल उन्हीं प्लेयर्स में आपने एक कोर टीम बनाई है 20 प्लेयरों की और उसी में आपने रोटेट किया है पूरा साल या 1.5 साल वर्ल्ड कप ईयर में। जो पूरे साल के लिए तो नहीं रखेंगे आप 20 लोगों को आप ऐसे ही रखते, पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना ऐसे होता है। हमने उस साल में हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को भी रखा, उसमें हमने हसन नवाज को भी रखा, मैंने आपको बताया वो आज है ही नहीं इस टीम। 29 प्लेयर्स खेले हैं पाकिस्तान के। तो ये मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे यही बात अर्ज कर रही हूँ कि वो जो हमसे गलती हुई है, ठीक है अभी आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज साहिबजादा फरहान ने किया, आउटस्टैंडिंग है, बट अब यहाँ से आपको उन्हीं को बैक करना चाहिए, उन्हीं को खिलाना चाहिए जिनको आप खिलाते आ रहे हैं। ख्वाजा नाफे की जगह पक्की होगी फिर आपने कहा। ख्वाजा नाफे को तो आप अभी लाए हो वर्ल्ड कप अच्छा से चले, पहले, मैं उनको तो खिलाया ही नहीं आपने पूरा साल। ब्रेक पे जाते जाते मैं हफीज से बोलता, हफीज आपने अपने 11 दे दी, अब आप मुझे बताइएगा कि मैनेजमेंट के 11 क्या होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। मैं भी आपको अपनी 11 मैं इतनी दूर तक नहीं सोच सकता क्योंकि मैंने पढ़ लिख के जो है ना वो क्रिकेट नहीं सीखी भी, मैंने ग्राउंड में सीखी है। देखते रहिए गेम ऑन है, बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी बातें करेंगे और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रोग्राम ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, पाकिस्तान नामीबिया की बात हो रही है, पाकिस्तान के पॉसिबल 11 की बात हो रही है सुपर 8 के लिए, और सुपर 8 का जिक्र निकला है तो कुछ और चीज़ें भी अच्छी हुई कुछ टीमों के लिए। 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए रैंकिंग के बेस पे क्वालिफिकेशन हो गई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आयरलैंड की। आयरलैंड बाल बचाए क्योंकि अगर यूएसए पहुंच जाता सुपर 8 में तो उसकी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो जाती और आयरलैंड को क्वालिफायर खेलना पड़ता। तो कांग्रेचुलेशंस टू आयरलैंड एंड अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश फॉर द ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन फॉर 2028 वर्ल्ड कप। और इससे पहले जिम्बाब्वे क्योंकि क्वालिफाई कर गया सुपर 8 के लिए तो उनकी भी क्वालिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं हम सबसे नाजुक मरहले पे। आप अपना 11 बताने वाले हैं जो आपके हिसाब से सुपर 8 के पहले मैच में एटलीस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ होने चाहिए। प्रेमदास साहब जी, मेरे जो 11 हैं वो ये हैं जी: चीदा मीदा बाला अक्कू फीमा छीमा हीरा निक्कू मोटू टोनी ते बिल्लू जड़ा नंबर 11 ते 12th मैन पप्पू। जितनी ये रिकॉर्ड हो गया है। जितनी खिचड़ी मच चुकी है ट्राई कर रही है। नहीं, जिन्होंने करना ना तो ना लिखो। ये आप भेज दे, शायद खिला भी दें। नहीं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए कि सैकी भाई एज ए हेड कोच कितना होमवर्क करते हैं लड़कों के लिए टीम से, तो ये नाम ये जो है इस बात में मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका यूएई के मैच पे आ जाना चाहिए क्योंकि मामला बहुत बिगड़ गया। क्योंकि आप जिस मरहले पे अब हमसे पूछ रहे हैं ना नमक और मिर्च डालने की, उससे पहले चीनी भी डल चुकी है, काली मिर्च भी डल चुकी है। सुबह इन्होंने बोला मैं कौन को गुमराह कर रहा हूँ, अब आप बोल रही हैं मैं नमक मिर्च डाल रहा हूँ, मेरा क्या कसूर? क्योंकि आप समझ नहीं आ रही ना, उसमें दूध भी डल चुका है, सवैयां भी डल गई, चावल भी डल गए। चलिए बताइए आपके आज के 4 चेंजेस आपको कैसे लगे साउथ अफ्रीका के, और कितना ज्यादा उन्होंने अपने बेंच को कर लिया? जेसन स्मिथ को खिला लिया उन्होंने, सारा बेंच खेल गया साउथ अफ्रीका तकरीबन के सारे 15 के 15 प्लेयर्स जो आए थे
वो सब के सब अब तक मैच खेल चुके हैं। तो आई थिंक इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप प्लानिंग करें। अच्छा खेला, यूएई ने भी मुकाबला ठीक किया, अलीशान शरीफू वंस अगेन अमंग्स द रन्स 45 रन्स किए, पर ब्रेविस आई थिंक एक फैक्टर ज़रूर है कि वो अभी तक कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। बाकी मार्करम अगेन आउटस्टैंडिंग 28 ऑफ 11, और जितने बेंच पे लोग थे उन सबको खिला दिया गया। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में डेविड मिलर को भी बिठा दिया गया, अपने फास्ट बॉलर्स को भी बिठा दिया गया, और इसी तरह आप प्लेयर्स को तैयार करते हैं। कैसे कब तैयार किया? जब 3 मैच आप जीत गए, टीम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो विदाउट प्रेशर, जैसे मफाका हैं जो यंगस्टर हैं, जो अपकमिंग प्लेयर हैं, तो उनको किसी प्रेशर सिचुएशन में नहीं फेंका गया, बिकॉज उन वर्ल्ड कप में वो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको ऐसी जगह पे खिलाया गया जहाँ पे वो फ्लरिश करें, वो बेहतरीन आके परफॉर्मेंस करें। तो जब आपने टीम को बिल्ड करना होता है, आप इस तरीके से बिल्ड करते हैं। और मैंने पहले भी, इस मैच से पहले की बात है कि मैं साउथ अफ्रीका की रोटेशन पॉलिसी के बारे में बात करी थी कि क्यों ये इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स में इतना अमेजिंग करें। ये बहुत बड़ी बात है कि इनका वो कोटा सिस्टम भी है, इनको वो सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखनी पड़ती हैं, और उसके बावजूद तीनों फॉर्मेट्स में एक टीम जो इतना आउटस्टैंडिंग कर रही है, उसकी वजह आपके थिंक टैंक की जो रोटेशन पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा मेथड है और बहुत ज़्यादा सेंस है। आपने बात की अक्रॉस फॉर्मेट्स, अभी रिसेंटली जब ये टेस्ट मैच खेले थे उमर, तो इन्होंने बियान मुल्डर को कप्तान बनाया था, इन्होंने ये पाको भेजा था, इन्होंने लुंगी इंगीडी से एक ही मैच खिलवाया था, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कॉर्बन बॉश को दी थी। सीम बॉलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आज भी इन्होंने पूरी रोटेशन की, सब कुछ किया। आपके एक बॉलर जो हैं रबाडा आज भी विकेट नहीं ले पाए अगेंस्ट यूएई भी, थोड़ा सा वो शायद कंसर्न होगा, लेकिन उनको खिला रहे हैं। तो उनकी जो प्रिपरेशन है, जो इनके जिस तरह से रोटेशन की और सब प्लेयर्स को चांस दे दिया है पूरी बेंच को, तो ऑल सेट एंड रेडी, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और यूजुअल सस्पेक्ट भी हैं कि जाएंगे आखिरी 4 में। देखिए, सुबह ही हम प्री मैच में मैंने ये कहा था कि आप रबाडा को खिलाएं, क्योंकि एक होता है ना, आपके एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन समटाइम आपके रिदम के लिए आपके मैच बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो लास्ट जो इसका इंसिडेंट हुआ था, जो 2 नो बॉल किए थे बैक टू बैक, समटाइम आपका होता है रिदम अच्छा नहीं होता, तो आपके वो स्टेप उस तरह नहीं बढ़ते कि आप एफर्टलेस दौड़ते हो, उसके लिए फिर आप एफर्ट करते हो, आपका गैदर खुल जाते हैं, आपके हाथ ओपन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितना आप मैचेस खेलते हो, आप कंपोज हो जाते हो, आप क्लोज हो जाते हो, बॉडी के क्लोज आपके हाथ आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मेरे ख्याल से अच्छा था रबाडा को खिलाया। उसके अलावा बाकी भी जो हम जो पेसर्स थे उनके, स्पेशली नॉर्किया को और जो कॉर्बन बॉश ने आज जिस तरह की बॉल की है, जितने क्विक बॉल की है, आई एम श्योर कि इनके बड़ा अच्छा ये चेंजेस थे। और अभी जो नेक्स्ट राउंड में होंगे, तो जो जिन टीमों ने आज इनको देखा होगा, जितने पेस के साथ हार्ड लेंथ से इन्होंने आउट किए, तो आई एम श्योर वो सिर्फ इंगीडी और रबाडा के बारे में नहीं सोचेंगे। ये जो दूसरे बॉलर्स हैं कॉर्बन बॉश और एनरिक नॉर्किया, इसके बारे में सोचेंगे कि मे भी ये भी खेल सकते हैं। तो आई थिंक ये उनका बड़ा ज़बरदस्त, एक तो जो नए प्लेयर्स थे बेंच पे जिनको ट्राई आउट किया, उनको एक फीलिंग आई मैच की, और एक फ्लेवर उनको आया कि यार हाँ, कि मैच के यहाँ पे जो कंडीशन है और जिस तरह का वेदर है, उसके साथ भी क्लाइमेटाइज हो गया, और आगे उनको एक मौका मिल गया कि अगर सुपर 8 में इनको मौका मिलता है तो दे आर रेडी। ठीक है, आज का तीसरा और आखिरी मैच जो था वो खेला गया इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच, और 17 रन से इंडिया ने मैच जीता। शिवम दुबे इसमें दोनों डिपार्टमेंट से बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिए। एक तो उन्होंने आखिर में एक्सेलरेट किया 66-31, जिस नंबर पे आकर उन्होंने अपना रोल अदा किया, और फिर बॉलिंग के साथ भी उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की 35 रन देके। हफीज़, शिवम दुबे का रोल इस बैटिंग लाइनअप में जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, एंड फॉर हिम टू पीक इन दिस मैनर जस्ट एट द राइट टाइम। देखें, वो इसी नंबर पे खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन नंबर्स मोस्ट रन्स पे नहीं हुई हुई, इम्पैक्ट पे हुई हुई है। आईपीएल में वो 4 और 5 पे खेलते हैं, और यहाँ पे भी वो 5 के ऊपर ही मोस्टली आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो वेल सॉर्टेड प्लेयर हैं, और उनके जो एक पूरी टीम है जिसमें पहले 4 सॉर्टेड हैं, और फिर 5 और 6 के ऊपर हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे आते हैं। मेरा ख्याल है ये एक कंप्लीट प्लेयर T20 फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। इनकी मैंने जो हिटिंग देखी है, इनकी जो रेंज देखी है, ड्यू टू लॉन्ग हैंडल्स, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और जब ये हिट मारते हैं तो लंबा छक्का है, आज छोटा वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इनके अंदर वो जो पावर हिटिंग की टाइमिंग है वो मौजूद है, सिर्फ जोर नहीं लगाते, उसको टाइम करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर तो नंबर 5 पे अगर इनको देखूं तो ये वेल सॉर्टेड लग रहे हैं अपने टैक्टिक्स को लेके, क्योंकि ही डज़ नॉट हैव एबिलिटी टू रोटेट द स्ट्राइक दैट वेल, लेकिन अपनी हिटिंग पावर के साथ ये किसी भी टीम के खिलाफ, फास्ट बॉलर के खिलाफ भी अच्छी शॉट खेलते हैं, सारी रेंज है, पुल शॉट, पंच मारते हैं, सीधा अच्छा शॉट खेलते हैं, कट खेलते हैं, स्पिनर को टांग रख के निकल के
सो आई थिंक इस नंबर के लिए वेल सॉर्टेड है। इनकी परफॉर्मेंस देखिए, आज 17 रन से जीते हैं, काफ़ी क्लोज आ गया था नीदरलैंड्स, और इनके एज सच बहुत ही एक्साइटिंग बैटिंग किसी नहीं की, सब ने 20-24 करके यहाँ तक पहुँच गए। मैं सकलेन से पूछता हूँ, एज सच तो आप देखें तो इंडिया ने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं सुपर 8 से पहले, लेकिन कहीं कोई वीक लिंक नज़र आता है आपको बॉलिंग या बैटिंग में जो अपोजिशन एक्सप्लॉइट कर सके, जिसको आपको कहते हैं कि हाँ शायद इसको थोड़ा सा अभी पॉलिश करना बाकी? देखें, इंडिया जो है वो बॉक्सेस पहले ही टिक करके आया था। ये नहीं कि आज के दिन इन्होंने कोई बॉक्स टिक किया है। इनके पहले, जैसे हफीज़ कह रहे हैं, सॉर्टेड है, बैटिंग बॉलिंग नंबर्स रोल्स हर चीज़ जो है वो सॉर्टेड करके ही आए हुए हैं, बॉक्सेस टिक किए हुए हैं। आज तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा जो है ना ये इंजॉय कर रहे थे। आज उन्होंने ये देखे ना, उसको भी ओवर दे दिए हैं, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा को भी एक ओवर दे दिया। यानी वो उस तरह की चीज़ें नहीं थी। बॉलर्स जो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है वो उस तरह का जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आया। यानी होता है ना बाज़ वक़्त, जैसे हम लोग फास्ट बॉलर्स हैं, वो हर गेंद जो है वो मैक्सिमम 100% एफर्ट करके करते हैं। कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो एक गेंद थोड़ा सा लो पेस पे करते हैं, एकदम झटका देते हैं और अपनी पेस को वैरी करते हैं, अपनी बॉडी को समझते हुए अपनी टैक्टिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रादर दैन बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो वो बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। मैं ठीक है 176 वो करीब आ गए, कुछ विकेट भी अच्छा था, बट मेरा ख्याल है ये बहुत ही रिलैक्सली इनको लेके चल रहे थे। इनके बॉक्सेस पहले से ही ठीक है, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और ये दोनों टीमें, अगर सकलन भाई अगर आप देखें, जब इससे पहले हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है, सबको खिला के। इंडिया ने अपने तमाम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया है। सुंदर अभी तक मैच नहीं खेले थे, इस मैच में वो भी अंदर आ गए। पिछले मैच में अर्शदीप नहीं खेले थे, इस मैच में वो खेल रहे हैं। अक्षर पटेल को रेस्ट करवा दिया। तो उन्होंने अपने आज जो दुबे हैं बेस कर रहे हैं आज ही कंडीशन बेस्ड सिलेक्शन नहीं वो 15 के 15 को चखा रहे हैं। कुलदीप यादव भी नहीं खेले, कुलदीप नहीं खेले। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने अपने 15 के 15 प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देके आउटिंग में परफॉर्मेंस करवा दी। आज दुबे के 3 ओवर करवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर जरूरत पड़ गई तो इसके हाथ खुले हों, इसको कॉन्फिडेंस आया हो। तो ये दो टीमें देखें, दो टीमें पिछले साल भी फाइनल खेली, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और इस साल भी वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल सॉर्टेड हैं। वो साउथ अफ्रीका और इंडिया ही नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को बनाना जान रहे हैं, सॉर्टेड हैं और उनके रोल्स को यूज़ करना जानते हैं। तो फिर हम ये क्यों भी कुछ नजर हाँ, वो भी एक ऐसी टीम है, लेकिन उनसे बेहतर ये दो टीमें ज़्यादा बेहतर। तो फिर ये कहना तो गलत हुआ कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि अगर आप इन लड़कों को बैक करें तो फिर इनको खिलाएं। नहीं, ये नहीं होता। आपने सब लोगों को साथ लेके चलना है। वो सिकंदर, हम अगले राउंड की बात करें। इस मैच के लिए अगर आपको याद हो 3-3 चेंजेस की हम बात कर रहे थे कि नसीम को भी खिलाएं। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो इन्होंने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं जगहों के हिसाब से, जहां यही हम भी पिछले 2 मैचेस से यही बात कर रहे थे कि आप नसीम को खिलाएं, शाहीन की जगह नहीं खिलाया गया। आज भी हमने बात की कि नसीम को होना चाहिए था, और अबरार को, जैसे आज कुलदीप यादव को रेस्ट कराया गया, इस तरह अबरार को भी रेस्ट कराया गया। तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। बट ये मैचेस थे जो राउंड मैचेस थे जिसमें आपने सबको खिलाना था, क्योंकि जो हफीज़ भाई बात करें ना, कभी कभी ऐसा भी होता है वार्म अप में पाउंड ट्विस्ट हो जाता है, गेम में कोई आखिरी टाइम इंजरी हो जाती है, उस वक्त अगर आपने खिलाया नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी नज़र में कोई वीक लिंक नहीं है इंडिया का? अभिषेक के 3-0 हैं जी, आई थिंक सॉर्टेड तो हैं, बट नहीं, आई थिंक बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस है। इतना परफॉर्म किया हुआ कि इससे भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। बट देखिए मिडिल ऑर्डर इनका पहले तो प्रेशर में था जिस वक्त आए थे, स्काई के रन्स नहीं हुए थे, अब उनके भी रन्स हो गए, तो अब ऐसे नजर आ रहा है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में ओवरऑल। ओके, सुपर 8 के मैचेस पे एक नज़र डाल सकते हैं कि 8 टीमें जो है कि जो गई हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, और ये आपके स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। ये मैचेस हैं जो कि 21 तारीख से शुरू होंगे, और इसका पहला ही मैच जो कि मैच 41 होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होगा, जो कि प्रेमदासा कोलंबो में खेला जाएगा। और उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे किस तरह से ये मैचेस आगे चलते चले जाएंगे। और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं ऑफ कोर्स वो पहला न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड और उसके बाद श्रीलंका से है। और अब ये है कि ये वो 8 टीमें हैं जो सारे ही तगड़े मैचेस होने वाले हैं, और इसमें कोई भी ऐसा मैच नहीं होगा कोई भी टीम हारना चाहेगी, क्योंकि आई थिंक हर टीम 3 मैच खेलेगी अपने ग्रुप में और 2 तो जीतना ज़रूरी है ही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कल 3 मैचेस और हैं जिनकी शायद एकेडमिक वैल्यू है, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से सुपर 8 के लिए ये 4 मैचेस टोटल अभी बाकी हैं, कल 3 और परसों 1। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैच।
वेलकम बैक। और अब नजर डाल लेते हैं कल के 3 मैचेस पे जो कि राउंड मैचेस ही हैं। इसमें वेस्ट इंडीज और इटली पहला मैच ईडन गार्डन्स में खेलेगा, फिर श्रीलंका और जिम्बाब्वे फैसला करेंगे RPS कोलंबो में, और फिर अफगानिस्तान और कनाडा का मुकाबला होगा चेन्नई में। इसमें जो 3 मैचेस में 3 टीमें ऐसी हैं जो सुपर 8 में जा चुकी हैं। वेस्ट इंडीज और इटली का जिक्र करते हैं। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके अलावा हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, टैलेंट भरपूर है। T20 फॉर्मेट में तो आपने जिक्र किया कि इनका कोई सानी नहीं, तो काफ़ी अच्छे स्पिरिटेड नज़र आ रहे हैं। इनके लिए एक अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है सुपर 8 से पहले। हाउ डू यू सी देम अगेंस्ट देयर ऑपोजिशन जो इनके ग्रुप 1 में है? देखिए, कोई भी आज ऑपोजिशन इन्होंने खेलनी अपने अंदाज से ही है। इनका मूड अच्छा है, ये आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट डिस्प्ले करके दिखाएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे। स्माइल इनके चेहरे पे होगी, भाग दौड़ लगी होगी, ड्रेसिंग रूम में भी भंगड़े चल रहे होंगे, और आना और जाना आप इनको देखेंगे। अगर इनका मूड ठीक नहीं है, ऑपोजिशन जैसी मर्जी लेके आ जाए, आप कहेंगे कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द मूड एज वेल। और मूड पे है बिल्कुल 100% स्किल्स है इनके अंदर, पावर है, पोटेंशियल है इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली इनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है। इन्होंने दुनिया को राज किया हुआ है, और इनको अपनी क्रिकेट की जो लेजेंड्स की जो लेगेसी है इनके अंदर है, ये सामने है। मुझे याद पड़ता है जब भी मेगा इवेंट होता है, ये अपने सर गैरी सोबर को बुलाते थे, सर विवियन रिचर्ड को बुलाते थे, पेप टॉक के लिए आते थे, बैठते थे, उनके साथ गपशप लगाते थे। तो वो ये बताते थे कि हमने क्रिकेट को किस अंदाज से खेला और क्रिकेट ने हमें क्या क्या कुछ दिया। तो वो अक्सर आगे बताते थे कि हमने क्रिकेट को एंजॉय किया, क्रिकेट जो थी हमारे लिए लाइफ है, और क्रिकेट के अलावा हमें कुछ आता भी नहीं है, और इसी ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, और हम इसको सब कुछ दे देंगे। और फिर क्रिकेट को जो उसको रिस्पेक्ट करना, उसके काम, उसके वर्क एथिक्स को रिस्पेक्ट करना, ये बाकायदा वो बताते हैं। और फिर ये बताते हैं कि देखो आज अगर दुनिया हमारा नाम ले रही है वो क्रिकेट की वजह से। तो बड़ी दफ़ा 3-4 पेप टॉक में मैं भी बैठा, तो ये बहुत मूडी है। अगर इनका मूड ठीक है तो आई थिंक ये आपको दिखाएंगे कि क्रिकेट डिपेंड करता है कि किस साइड से उठे हैं। जी। अच्छा, जो अगला मैच है वो है श्रीलंका जिम्बाब्वे का। ये दोनों सुपर 8 में मुकाबला करेंगे एक दूसरे से, तो एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है। मैं हफीज़ से बोलता हूँ कि फोकस करते हैं हम श्रीलंका पे, फिर सना के साथ जिम्बाब्वे पे आएंगे। श्रीलंका की जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद उम्मीद तो सभी को होती है, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा चेज़ हो जाएगा। अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे जिम्बाब्वे से सुपर 8 में, लेकिन ये अच्छा एक आउटिंग होगी दोनों के लिए, खासतौर पर श्रीलंका। जी देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि इस खेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपका कॉन्फिडेंस है, एज ए प्लेयर और एज ए टीम। अभी जो मैं श्रीलंका की बॉडी लैंग्वेज देखी है, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से कॉम्प्रीहेंसिवली उनके खिलाफ चेज डाउन किया, 18वें ओवर में मैच ख़त्म कर दिया, मुझे लगता है कि ये टीम काफ़ी आगे जाने वाली है। क्योंकि इनके जो मेंटोर्स हैं, जो इनके साथ बैठे हुए लोग हैं, वो बड़े शानदार क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने इस खेल के साथ बड़ी इंसाफ के साथ क्रिकेट खेली, और बहुत बड़े बड़े नाम है, जसूरी और मलिंगा। तो मुझे लगता है कि मैं अगर ओवरऑल देखूं तो मुझे श्रीलंका की टीम पसंद आई है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। गो कि उनका सरंगा इस वक्त मौजूद नहीं है, पथिराना शायद बाहर आउट ऑफ टूर्नामेंट हो गया ड्यू टू इंजरी, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं देखूं तो जो एक कॉन्फिडेंस लेके ये सुपर 8 में जाएंगे, वो इनके लिए बहुत खुश आइंदा। जिम्बाब्वे सना, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। इनका बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक मुझे बहुत पसंद आया है इस पूरे टूर्नामेंट में। साउथ अफ्रीका का भी बहुत आउटस्टैंडिंग, आई थिंक वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। बट उसके बाद अगर मैं कहूँ तो बहुत एक तगड़ा फास्ट बॉलिंग अटैक इनका नज़र आता है, जिसमें एंगावरा है, मुजरबानी है और एवंस है, ब्रैडली एवंस। और आई थिंक इन्होंने जिस तरह की बॉलिंग अब तक की है, वो किसी भी बैटिंग लाइनअप को चैलेंज करेगी। श्रीलंका बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आ रहा है, बट जिम्बाब्वे कि ना बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है और ना ऐसा लग रहा है कि वो पहली दफ़ा सुपर 8 में आ रहे हैं। आ तो हो रहे हैं, लेकिन जो उनका एटीट्यूड है, जो कप्तान की बातचीत है, उससे यही नज़र आता है कि ये उनका फाइनल हदफ नहीं था सुपर 8 में आना, इससे आगे वो जाना चाहते हैं। तो आई थिंक वो इस मैच को बहुत तगड़ा खेलना चाहेंगे। और उसके अलावा मैं तो ये समझती हूँ कि विदाउट सिकंदर रज़ाज़ मैच विनिंग परफॉर्मेंस यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी एक मैच तो ड्यू है सिकंदर रज़ा पे, जो अकेले वो जिताएंगे। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच ज़रूर होगा इनके लिए। जैसे आपने कहा ड्रेस रिहर्सल है, और बहुत ही इम्प्रेसिव मुझे ब्रायन बेनेट, जो इतने यंग 22 ईयर ओल्ड, जिस तरह की मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है। अभी रायन बर्ल का भी हमने उनका जो बेस्ट है वो अभी तक नहीं देखा। आई थिंक वो भी एक बहुत शानदार प्लेयर इनकी टीम में है। तो आई थिंक जिम्बाब्वे ने डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप को 4 चांद लगा दिए जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने की है। उमर, आपसे भी आखिर में टेक ले लेता हूँ। दोनों टीमों को अगर आप देखें, हसरंगा के बिना है
बॉलिंग अटैक की मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका ऑन पेपर शायद श्रीलंका को वोट दें, लेकिन अभी तक जो बॉलिंग देखी गई है वो थोड़ी सुपीरियर है परफॉर्मेंस वाइज, नंबर्स में दिख रहा है जिम्बाब्वे की। इनके फास्टर बॉलर्स कंपेयर टू श्रीलंका के फास्टर बॉलर्स आई थिंक ज़्यादा एज है। जी बिल्कुल सही है कह रहे हैं आप। और मेरे ख्याल से मैं पहले भी मैंने ये चीज़ को मेंशन किया कि श्रीलंका की जो एक वीक लिंक है वो उनकी बॉलिंग है, क्योंकि एक आपका जो स्ट्राइक बॉलर था सरंगा वो चला गया, लेकिन उनको लास्ट मैच में जिस तरह हिमांता ने बॉलिंग की थोड़ा सा फिल किया उस स्पॉट को, लेकिन स्टिल पतिराना इंजर्ड हो गया था। अब मुझे पता नहीं कि वो स्टिल इन है या आउट हो गया टूर्नामेंट से, लेकिन आउट हो गया। तो ये मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ा सेटबैक है कि उनके ऑलरेडी जो टीम थी वो उनके पेसर इतने अच्छे नहीं थे, और पतिराने का जाना भी मेरे ख्याल से एडवांटेज है। और उनकी जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग अटैक है उन्होंने प्रूव भी किया लास्ट मैचेस में, और नज़र आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस के जिम्बाब्वे के जो पेसर है वो बेटर है इस टाइम पे श्रीलंका से। ठीक है जी, चलिए आज के इस प्रोग्राम में यहाँ तक रैप करते हैं, और एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं आप सब लोगों को कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए, और आप लोगों का इंटरेस्ट लगा रहेगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में। साथ ही साथ रमज़ान का आगाज़ है, रमज़ान मुबारक की बहुत सारे आप लोगों को मुबारकबाद, और दुआएं कीजिए अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए भी, और हमारे लिए भी। ये बहुत गुस्सा करते हैं सारे मुझ पर, आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं, अल्लाह खैर करे सुबह रोज़े में कैसे होंगे। बट थैंक यू सो मच आप सबका, और अच्छे से सैरी कीजिएगा, तगड़े होके आइएगा। सुबह 9 बजे फिर मुलाकात होगी आप सब लोगों से, और आप भी देखते रहिए गेम ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन।